हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे, पाचन ग्रंथि से संबंधित कुछ ग्रंथियां जो कि पाचन में क्या करता था, मदद करता था उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे ग्रंथियां थी जो बची हुई थी, जो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें दो पढ़ने के बाद दो कौन से पढ़े गए थे हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा गया था, लार ग्रंथि के बारे में और जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में। ठीक है, तो यकृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगर। ठीक है, या तो स्लैश करके हम लोग क्या लिख लेते हैं, यकृत। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक, यकृत की बात किया जाए तो यकृत जो होता है, यकृत का यदि आपसे पूछा जाए कि अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे हिपैटोलॉजी में। हिपैटोलॉजी में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हिपैटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, अगर हिपैटोलॉजी में स्टडी किया जाता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर का, यकृत का सबसे छोटी इकाई, यकृत का सबसे छोटी इकाई, मतलब यकृत ये जो लीवर होता है, ये हिपैटिक सेल, क्या होता है, हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्मॉलेस्ट इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है किडनी की, वो क्या होती है, नेफ्रॉन। वैसे ही लीवर के अंदर जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसी का नाम क्या है, हिपैटिक। दूसरी बात कि अगर जिगर में, यकृत में अगर सूजन आ जाए, क्या आ जाए, सूजन आ जाता है, नाम सुनेंगे तो जो लीवर होता है वो क्या होता है, सूज जाता है, बीमार हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग। उस रोग का नाम हिपेटाइटिस होता है, हिपेटाइटिस। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो आइटिस शब्द होता है, जो आइटिस शब्द होता है वो डिपेंड करता है, मतलब आइटिस शब्द अगर कहीं शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो सूजन से रिलेटेड बात कर रहा है। किससे रिलेटेड बात कर रहा है, सूजन से रिलेटेड। जैसे साइट का मतलब होता है सेल, SYTES, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो वैसे ही आइटिस शब्द का मतलब होता है सूजन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो लीवर होता है, जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की सबसे क्या होता है, भारी अंग होता है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे भारी अंग जो होता है वो कौन होता है, लीवर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लगभग जो वेट होता है, भार होता है, वो लगभग में 1.5 kg होता है। और हमारी बॉडी में सबसे भारी अंग जो होता है, ऑर्गन जो होता है, वो किसे बोला गया है, लीवर को बोला गया है। इतना क्लियर है। अब दूसरी बात हम लोग बात करते हैं लीवर के बारे में। जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। मतलब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि लीवर हमारे शरीर में, एक मिनट बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, लीवर हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है, आप नाम सुने होंगे बाइल जूस, पित्त रस, उसका निर्माण करता है। ठीक है, अब ये जो लीवर है, ये जो पित्त रस का निर्माण किया है, इसको ले जाकर संग्रहित कर देता है पित्ताशय में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या याद रखोगे कि लीवर के अंदर जो सेल पाया जाता है, जो हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, उसके अंदर
रीजनरेट पुनर्विकसित होने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो हम लोग लिखेंगे यकृत की कोशिकाओं में या हिपैटिक सेल में पुनर्विकसित होने की गुण सर्वाधिक होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? तो लीवर के पास। ठीक है, इसीलिए लीवर जो होता है आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या बात रखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कि लीवर जो होता है, लीवर ध्यान सुनिए, लीवर जो होता है हमारी बॉडी में कुछ सेल, मरे हुए सेल का क्या करती है? भक्षण करती है। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जो लीवर होता है, यकृत होता है, इसके पास कूफर, ध्यान सुनिएगा, कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कूफर जो कोशिकाएं होती हैं मरी हुई आरबीसी को क्या कर जाती है? मरी हुई आरबीसी का भक्षण करती है। ठीक है, भक्षण का मतलब उसे डाइजेस्ट कर जाती है, भक्षण हजम कर जाती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आरबीसी मरता है तो कहाँ जाता है? तो आप याद रखेंगे कि आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे प्लीहा। किसको बोलोगे? प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा बोला जाता है या तिल्ली। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में कहाँ दिखेगा? आपकी बॉडी में कहाँ है? तो जहाँ पर आपका पेट होता है, अमाशय उदर जहाँ होता है, उसके जस्ट थोड़ा सा बगल में एक छोटी सी थैली पाई जाती है जिसका नाम प्लीहा है। ठीक है, प्लीहा जो होता है वो आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है और ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तब पर भी आप क्या नाम दोगे? प्लीहा ही नाम दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या याद रखना है? ध्यान सुनिए। अब इसके बाद क्या याद रखना है कि लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण करने में लीवर क्या करता है? आपका सहयोग करता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यकृत का कार्य यूरिया निर्माण में होता है। ठीक है, निर्माण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे? इतना समझना। दूसरी बात कि हमारी बॉडी में जब हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। तो उस समय हमारी बॉडी में कुछ जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन, ठीक है, कुछ जहरीले पदार्थ बनते हैं। तो उनको भी ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करके, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करके ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जन के थ्रू। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जहरीले पदार्थों का उत्सर्जित भी करते हैं। ठीक है, जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। ठीक है, जहरीले पदार्थ को क्या करता है? उत्सर्जन भी करता है। इतना समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी में हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन नाम का प्रोटीन
का निर्माण करता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, लीवर के द्वारा हिपेरिन भी निकाला जाता है। हिपेरिन क्या करता है, प्रति रक्त स्कंदन करता है। ठीक है, प्रति रक्त स्कंदन। ठीक है, प्रति रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि धमनियां और शिरा, जो आपके नसें होते हैं धमनी और शिरा, उनमें रक्त का जो प्रवाह होता है उसको क्या करता है, रोकने का विरोध करता है। ठीक है, रुकने नहीं देता, जमने नहीं देता, ब्लड को जमने नहीं देता। तो आप पॉइंट में क्या लिखोगे कि धमनी या धमनियों, क्या लिखोगे, धमनियों और शिराओं में रक्त को जमने से विरोध करता है, मतलब विरोध करता है, मतलब ब्लड जो हो उसमें जमना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कौन देखता है, हिपेरिन। किसके द्वारा सिक्रेट होता है, लीवर के द्वारा। इतना समझ में। अच्छा, तो जमता कैसे है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो ब्लड को जमाने में काम करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, या तो फाइब्रोनोजन। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपके खून को रक्त का थक्का जमाते हैं। ठीक है, रक्त का क्या बनाते हैं, थक्का, इसमें ये मदद करते हैं। लेकिन हिपेरिन इसका जस्ट उल्टा कार्य करता है। इतना समझ में आप लोग को। लीवर देखिए, लीवर जो होता है हमारी बॉडी में लगभग 92% जो कार्य होता है वो अकेले करता है। मतलब अगर आपसे बात किया जाए, यकृत जो होता है हमारे शरीर के लगभग 92% फंक्शन को अकेले करता है। इसलिए यकृत को सबसे बिजी आर्गन के नाम से जाना जाता है। सबसे व्यस्त आर्गन होता है ये, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, लीवर है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट इसी में बात करते हैं कि जो यकृत होता है, लीवर जो होता है यकृत, वो हमारे शरीर में वसा घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है। ठीक है, यकृत हमारे शरीर में वसा घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है तथा विटामिन B12 भी। ठीक है, वसा घुलनशील तथा विटामिन B12 को भी संग्रहित करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि हमारे शरीर में वसा घुलनशील विटामिन है कौन सा। तो वसा घुलनशील विटामिन है A, B नहीं होता, C नहीं होता, D और E और K। ठीक है, ये वसा घुलनशील विटामिन के नाम है, प्लस विटामिन B12। इतना समझ में आया। और आपसे एक और बचेगा, जल घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो B और C होते हैं। ठीक है, ये जल घुलनशील है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपके ये जनरल नॉलेज के लिए था, आपको ये याद करना है तो ये वाला याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि यह लिपिड को भी संग्रहित करता है। तो लिखेंगे यकृत हमारे शरीर में लिपिड को संग्रहित करता है। ठीक है, संग्रहित करता है। ठीक है, लिपिड हमारे शरीर में क्या करता है, इसको भी संग्रहित कर लेता है। इतने कार्य सब के सब किसके थे, लीवर के थे। और भी कार्य जो होते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, बाइल जूस मतलब पित्त रस जो था उसके थ्रू होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जाएंगे बाइल जूस। किस पर जाएंगे, बाइल जूस के बारे में। तो बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किसके बारे में, पित्त रस। किसके बारे में, पित्त रस। अच्छा, एक चीज़ और फैक्ट क्या याद रखोगे
जब कोई लोग आत्महत्या करते हैं वो भी जहर खाकर, तो जो जहर होता है वो हमारी बॉडी में फैल जाता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो किस बॉडी के ऑर्गन को हस्तक्षेप करते हैं, किससे पता करते हैं कि कौन सा जहर खाए हैं? तो हिपैटिक सेल यही जो होता है वो डेड कर जाता है, क्योंकि बाकी अदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन जो जहर होते हैं, उनको कौन डाइजेस्ट करता है? लीवर। तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं लीवर को, ठीक है। यकृत को चेक करके हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन सा जहर ये आदमी खाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर? पित्तरस पर। कहाँ बढ़ते हैं हम लोग? पित्तरस। पित्तरस को दो भागों में बांटा गया है, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक में आपके सिंपल जो मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मतलब Na, ठीक है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक, ये सब आते हैं। लेकिन कार्बनिक में कौन कौन आते हैं? तो पहला कार्बनिक में आता है आपका पित्तवर्णक, ठीक है, बाइल पिगमेंट पित्तवर्णक। ध्यान सुनिएगा, पित्तवर्णक, ठीक है। पित्तवर्णक के दो भाग होते हैं, ठीक है। पित्तवर्णक के दो भाग होते हैं, कौन सा? बिलुवर्डिन, बिलुरुबिन, ठीक है। बिलुवर्डिन, बिलुरुबिन, ये एक्चुअल में एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो कहाँ पर ये काम करते हैं? जब आपको उल्टी होता है तो उस समय क्या होता है, ये निकलते हैं। जब आप लैट्रिन करते हो पीले रंग का, तब ये क्या करते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। बिलुवर्डिन होता है वो हरा रंग होता है, ठीक है, और जो बिलुरुबिन होता है वो पीला रंग का होता है। तो जब आप लैट्रिन करते हो, ठीक है, फीकल, तो उस समय आपके लैट्रिन में बिलुरुबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। जब आप उल्टी करते हो तो उल्टी करते समय बिलुवर्डिन का स्त्रावण होता है, तो उल्टी आपका हल्के, बहुत हल्के पीले रंग, हरे रंग का होता है, ठीक है। अब पित्तरस कुछ लवण को भी स्त्रावण करता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, लवण पाए जाते हैं, एक ग्लाइकोलेट और एक टाउरोलेट, ठीक है। ये दो तरह के क्या होते हैं, लवण पाए जाते हैं। ये लवण जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। हमारी बॉडी को क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। किस चीज़ का? लवण का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में लवण की संतुलन बनाए रखते हैं। अगर ये जो संतुलन है हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसबैलेंस मतलब असंतुलित हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में लिवर के पास पथरी हो जाएगा। अब आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, पथरी हो गया तो आप याद रखोगे यही प्रश्न कि हमारी बॉडी में लवण का असंतुलित होना से क्या होता है, तो आप बोलोगे पथरी हो जाना, ठीक है। लेकिन इफेक्ट की बात क्या याद रखोगे कि जब पथरी होता है तो ये आपकी बॉडी में लिवर के पास होता है या तो गाल ब्लैडर में होगा। तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो पथरी को क्या करो, ऑपरेशन के माध्यम से, एक्सरे के अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से उसको तोड़वा कर बॉडी से बाहर निकलवा सकते हो, या दूसरा यदि गाल ब्लैडर में है तो गाल ब्लैडर काट दिया जाता है। तो दोनों कंडीशन में आप ठीक हो सकते हो, बस जिस कंडीशन में आपका गाल ब्लैडर काट दिया जाता है उस कंडीशन में आपको जो जंक फूड होते हैं वो खाना मना कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अल्ट्रावायलेट रेस निकालते हैं वो तोड़कर, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये पीएच वैल्यू पूछ ले,
इसका पीएच वैल्यू, पीएच मान पूछ ले तो आप कितना बताओगे? तो अब एक चीज़ समझो कि जब आपकी बॉडी से जो HCl निकलता है उसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? लगभग 1.5 होता है। तो इसका मतलब आपके पेट से निकलने वाला वो जो बॉडी होता है, लिक्विड होता है, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा अम्ल तो आपकी बॉडी क्या होगी? जल जाएगी। तो उसको क्या करेगा? ये जो पित्त रस होता है उसको क्या करेगा? उदासीन बनाने के लिए अपनी तरफ से क्षारीय नेचर का पित्त रस भेजता है, जिसका पीएच मान 7.6 से लेकर 8.4 होता है। 7.6 से लेकर 8.4 होता है, जिसका क्षारीय प्रवृत्ति होता है। और जैसे ही क्षारीय अम्ल के साथ मिलता है तो वो कैसा बना लेता है? उदासीन बना लेता है, और वो हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता। आई होप कि इतना आपको क्या होगा? क्लियर होगा बहुत अच्छे से। चलो अब इसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? पैंक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय भी एक हमारी बॉडी का क्या है? पाचन तंत्र से रिलेटेड एक ग्रंथि है जो पाचन में मदद करती है। हमारी बॉडी में वो क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और, जो ये पित्त रस होता है वो पाचन में क्या रोल करता है? तो पाचन में इसका रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को तोड़ना। ठीक है, वसा को तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। वसा को क्या करना? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक है, मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को, फैट के, वसा के मॉलिक्यूल के अणु को एक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना ही क्या होता है? वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का तोड़ना। किसके द्वारा? पित्त रस के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होता है एक तरह का क्या है? मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों को सिक्रीशन करता है, तीनों को बाहर निकालता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसका संरचना अगर देखा जाए तो देखिए लीफ की तरह होता है। कैसा होता है? लीफ की तरह होता है, एक पत्ते के जैसा इसकी संरचना होता है। ठीक है, पहले हम लोग संरचना की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना होता है इसमें हेड, नेक, बॉडी, टेल, मतलब इसके आगे से लेके पीछे तक के हिस्से के बारे में जिक्र किया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि यदि इसके एक सेल को उठाकर काट कर अगर देखा जाए तो उसके में जूम करके देखा जाए तो बहुत कुछ दिखाई देता है। तो बहुत कुछ में क्या दिखाई देता है? तो आप बोलोगे इस बॉडी का लंगरहैंस की दीपिका, मतलब एक बॉडी के एक हिस्से को काटा गया तो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस दिखाई दिया। उस लंगरहैंस में आपके बीटा सेल, बीटा कोशिका पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, डेल्टा कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत कुछ डक्ट, कुछ पाइप पाई जाती हैं। तो ऐसे बहुत कुछ उसमें पाया जाता है जो कि लंगरहैंस ऑफ क्या दिया? आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस क्या होता है? लंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, तो ऐसे बहुत कुछ उसमें था जो दिखाई दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी करके इन सभी के डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पैंक्रियाज करता क्या है, किस चीज़ का पाचन करता है, कैसे करता है, पाचन करने के बाद क्या बनाता है, सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अग्नाशय जो होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है। बाद में बताया जाएगा आपको कि ये एंजाइम, हार्मोन, जूस कौन कौन से निकालते हैं, क्या करते हैं, ये आपको सेकंड चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अग्नाशय जो होता है आपका अग्नाशय, इसका अगर आपसे कोई पूछे भार कितना होता है तो लगभग 90 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के? 90 ग्राम के बराबर होता है। तथा आपसे कोई लंबाई इसका पूछेगा, लंबाई कितना होता है, तो आप लगभग बोलोगे 12 से 15, आप क्या बोलोगे? 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। ये लगभग इतना बड़ा होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें निकलने वाले जो सेल हैं, इसमें जो सेल पाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, अच्छा,
ये जो द्वीप पूरा ये दिख रहा है ना गोला गोला पीला पीला, तो ये लंगरहैंस के द्वीप का है, आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस। लंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अल्फा सेल, फिर बीटा सेल, फिर डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल की बात करें, ध्यान सुनो, अगर अल्फा कोशिका की बात हो रही है, अगर अल्फा कोशिका की बात हो रही है, तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन नाम का हार्मोन निकालता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी में, जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो होता है, स्तर को, ब्लड शुगर मतलब रक्त शर्करा, ठीक है, स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपके पास बीटा सेल। इसके बाद क्या है, बीटा सेल मतलब कोशिका। तो बीटा कोशिका जो होता है पैंक्रियाज में, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालता है। किसको निकालता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में, इसका क्या कार्य होता है, तो इंसुलिन नाम का जो बॉडी में हम लोग का हार्मोन निकलता है वो ग्लूकोज जब आप खाते हो तो ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, इसको हमारी बॉडी में इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। जो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोजन है तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रेस करके लिख लीजिए, ये ग्लूकेगॉन होगा, ठीक है। ये ग्लाइकोजन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकेगॉन होगा, ठीक है, ग्लूकेगॉन, ठीक है। ग्लूकेगॉन नाम का क्या होता है, हार्मोन निकलता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे मैंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है, संग्रहित, ध्यान सुनिएगा, संग्रहित किया जाता है। वो भी कहाँ पर, तो आप बोलोगे यकृत में। देखो यहाँ से यकृत का एक और कार्य आ गया कि यकृत में ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और ये कौन करवाता है, तो आप बोलोगे इंसुलिन करवाता है। कौन करवाता है, तो आप बोलोगे इंसुलिन करवाता है, जो कहाँ से, पैंक्रियाज से निकलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम लोग क्या होते हैं, यही ग्लाइकोजन बाद में जब हम लोग को भूख लगती है या व्रत रहते हैं तो उस कंडीशन में यही ग्लाइकोजन फिर से वापस ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लो कि ये चीज़ अगर आपके बॉडी में नहीं होती है तो आपके बॉडी में एक रोग हो जाता है जिसका नाम मधुमेह होता है। मधुमेह होता है, ये एक तरह का बीमारी है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, ये स्टोर नहीं होता है तो मधुमेह नाम की बीमारी होती है। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है। उस समय क्या होता है, पेशाब में शुगर की मात्रा ज़्यादा आने लगती है तो ये मधुमेह की बीमारी हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में। अब इसके अलावा फिगर में आपके पास डेल्टा सेल है। क्या है, डेल्टा सेल है। और डेल्टा सेल से आपका जोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकलता है। जोमेटोस्टैटिन है, जो डेल्टा कोशिका होती है, इससे हमारी बॉडी में सोमैटो होता है, जोमेटोस्टैटिन, ठीक है। जोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में होने वाले और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला अन्य हार्मोन, ग्रंथियों से निकलने वाला, ठीक है, या निकलने वाला
निकलने वाला अन्य हार्मोन के उत्पादन को रोकता है। क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद आपको याद क्या करना है इसके बाद कि इसमें इस कंडीशन में इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं। ये कौन निकालता है? तो पीछे वाला फिगर देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, पैंक्रियाटिक एसिन, तो ये दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है? एक तरह का पीपी सेल होता है। ये कैसा सेल होता है? पीपी सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीपी सेल। ठीक है, पीपी कोशिका। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि लंगरहैंस के दीपिकाओं में क्या होता है? एक पीपी कोशिका नाम का सेल पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है, जो क्या करता है? अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये अग्नाशयी रस क्या करता है? हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम निकालता है, कुछ एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से एंजाइम का निर्माण करता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो अग्नाशयी रस होता है वो सबसे पहले किसका निर्माण करता है? अग्नाशयी एमाइलेज का। ठीक है, दूसरा अग्नाशयी लाइपेज का। तीसरा ट्रिप्सिन का। चौथा काइमोट्रिप्सिन का। ठीक है, तो ये सब करते क्या है आपकी बॉडी में? अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है? तो आप बताओगे अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ये माल्टोज में तोड़ देता है, और ये माल्टोज बाद में माल्टेज में बदल जाते हैं। ठीक है, माल्टेज में बदल जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, अग्नाशयी लाइपेज जो होता है हमारी बॉडी में ये वसा का पाचन करता है। किसका करता है? वसा का पाचन करता है। और ये वसा हमारी बॉडी में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है? ग्लिसरॉल में। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन जो होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन करके हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो केसीन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। किसका करता है? केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। और ये केसीन प्रोटीन जो होता है दूध में मिलता है ना, तो ये हमारी बॉडी में एक केसीन प्रोटीन पाया जाता है, उसका पाचन करता है। और केसीन प्रोटीन को पचाकर काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आप सीखे कि अग्नाशय रस से निकलने वाले क्या है? एंजाइम कौन कौन से, और कौन सा एंजाइम किस पदार्थ का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम किस पदार्थ का पाचन करता है, और कौन सा पदार्थ पचने के बाद वो क्या बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको ये आपका चैप्टर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
कि कौन सा वस्तु कहाँ पर पचता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है वो आपको कहाँ कहाँ पचता है और पचने के बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग किसके साथ, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।